अब देखते हैं, पर जूरिस्प्रूडेंस को समझना है तो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स को समझना पड़ेगा। अब स्कूल क्या होते हैं? स्कूल ऑफ थॉट, कैसे, कौन सी विचारधारा है जो जूरिस्प्रूडेंस को उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसको समझने के लिए, उसके विषय में अधिक जानने के लिए कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये स्कूल कोई ऐसे स्कूल नहीं, ये विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है जिससे जूरिस्प्रूडेंस को समझा जा सके। बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन 3 स्पेसिफिक है: एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल। अब ये देखते हैं कि एनालिटिकल क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, ये सब क्या है। इसको एनालिटिकल क्यों कहते हैं, इस बारे में भी आते हैं। एक्चुअली ये पहले इंग्लिश स्कूल है। ये इंग्लिश स्कूल यानी अंग्रेजों ने ये बनाया है, जो इंग्लैंड में बनाया गया, उसका एनालिटिकल स्कूल होता है। इसका उद्देश्य क्या है? सिस्टमैटिक लीगल एक्सपोजिशन ऑफ वेरियस प्रिंसिपल, सिद्धांतों का लीगल एक्सपोजिशन के विषय में बताना है, और बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये ऑस्टिन थे, ऑस्टिन को एनालिटिकल स्कूल का फादर कहा जाता है। ये पास्ट प्रेजेंट के बहुत सारे लीगल नोशंस को देखते हैं और बताते हैं कि इसका एनालिसिस है सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, और रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम ऑफ लॉ क्या है, और सोवर्निटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन, ऑनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, ऑब्लिगेशन, इन सब पर बेस करती है। अभी इन सब के विषय में थोड़ा और भी एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया की शुरुआत हो रही है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगेगा तो इस विषय में और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। खैर, अभी एक शॉर्ट समरी जान रहे हैं हम लोग। तो ये मान के चलिए, ये ऑस्टिन ने बनाया, मतलब एक तरीके से आप मान के चलें सत्ता के अनुसार। अभी आप यही मान के चलें, एनालिटिकल स्कूल का अर्थ क्या है? सत्ता के अनुसार जो उन्होंने सॉवरेनिटी दिखाई, जो सत्ता की जो सॉवरेनिटी है राज्य की, उसके अकॉर्डिंग ये मान के चलिए, उसके अकॉर्डिंग का ये स्कूल है। उसकी नज़रों से लॉ का विषय में इफ़ेक्ट, लॉ का अप्लाई होना, ये सब है कि सत्ता ने इनको कैसे किया, या एनालिटिकल स्कूल ने इसको कैसे व्याख्या करने की। एनालिटिकल स्कूल बेसिकली ये नहीं बोलता कि क्या होना चाहिए लॉ को, बस वो देखता है कि क्या है, यानी अभी जो लीगल सिस्टम चल रहा है उसके विषय में जानता है। एक बात। दूसरी बात, स्टेट की सॉवरेनिटी के विषय में बात करता है, नहीं राज्य की संप्रभु सत्ता के ऊपर बात करता है। और ये कहता है लॉ एक आदेश है, मानना पड़ेगा। तो ये जो है, आप ये मान के चले, अभी बेसिक यही है, सत्ता के अनुसार। उसमें कोई नैतिकता की बात नहीं है। अगर जो लॉ है कि हाथ काट दिए जाएंगे ज़रा सी बात पर या ज़रा से अपराध पर, तो वो है, क्या होना चाहिए इस बारे में विषय नहीं करता। तो वो जो है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिशमैन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो उन्होंने लॉ को इसी तरीके से डिफाइन किया कि क्या होना चाहिए, समाज पर उसका असर क्या है, उसको उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं था, है तो है, ये था उनके विषय में। अब आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल का फादर था सेविग्नी और सेविनी। इसमें एग्जामिन किया जाता था हिस्टोरिकल एवोल्यूशन या हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है, लॉ कैसे धीरे धीरे ऐतिहासिक रूप से कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे लोग आए, समाज में रहते नहीं थे, फिर इकट्ठे हुए, फैमिली बनी, फिर किसी सीनियर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए बना दिया गया, रक्षा करने के लिए बना दिया गया, किसी भोजन करने के लिए किसी ऐसे को बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया कि वो देखे कि क्या समाज में या ग्रुप में क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको सही करे। इस तरीके से उनका लॉ डेवलपमेंट होने लगा। तो इट एग्जामिन व्हाट इट इज़ फ्रॉम व्हाट इट वाज। ये ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करता है। ये अब उन्होंने बताया हिस्टोरिकल है, सेविग्नी ने बताया हिस्टोरिकल है। तो आपको पता है हिस्टोरिकल होगा तो सोशल
जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, वो हिस्टोरिकल पे असर डालेगी ही। तो ये नहीं, ये मान के चलिए हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ जो है या स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसका एवोल्यूशन सोसाइटी से जुड़कर हिस्टोरिकल यानी बेसिक से कैसे शुरू हुआ होगा लॉ, इस बारे में ज़्यादा व्याख्या करता है, ज़्यादा एक्सप्लेन देता है। अब आते हैं एथिकल स्कूल। अब एथिकल स्कूल की बात बोले तो क्या है एथिकल स्कूल? जैसे कि शब्द से आपको मालूम चला, ग्रॉशियस थे इसके फादर, तो फादर ऑफ दिस स्कूल। एथिकल यानी एथिक्स, यानी कि नैतिकता। तो कांट और हीगल ने इसको और आगे बढ़ाया है, इस एथिकल स्कूल को। आप थोड़ा सा याद रखें कि एथिकल स्कूल जो है वो कांट है, हीगल है, और कांट और हीगल के फॉलोवर मतलब गांधी जी इनको बहुत ज़्यादा, इनकी बातों को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके विषय में ज़्यादा उन्होंने स्टडीज़ की। तो इसी स्कूल को गांधी जी भी वरीयता देते थे। वही कहते थे लॉ क्या है इससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए। तो इससे अर्थ था, इसका अर्थ है एथिकल स्कूल ऑफ लॉ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। अब जो चल रहा है इससे मतलब नहीं है, बट एज इट इज़ ऑट टू बी, इसे क्या होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ये एथिकल स्कूल समाज की भलाई के लिए ज़्यादा करता है। ये एक तरीके से आप ये मान के चले इम्प्रूवमेंट का स्कोप लाता है हर जगह। अब सोर्स ऑफ लॉ क्या है? अब स्कूल भी मालूम हो गया हमें, जूरिस्प्रूडेंशियल वैल्यू भी मालूम हो गई, तो सोर्स ऑफ लॉ क्या है? यानी जो लॉ हुआ उसका सोर्स कहाँ से आया? देखते हैं। तीन ही मेजर सोर्स ऑफ लॉ है, तीन ही स्कूल है। अब कैसे? तीन सोर्स ऑफ लॉ क्या है? लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट और कस्टम। जैसा कि आपको मालूम है, नाम से ही मालूम हो रहा है लेजिस्लेशन, एमएलए होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेशन यानी विधान, विधानसभा या और संसद। तो ये कहता है लेजिस्लेशन इज सुपीरियर। सामंत कहता है जो लेजिस्लेचर है ना वो सुपीरियर है। अब कैसे सुपीरियर है देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है, एफिशिएंसी बहुत होती है, और जुडिशरी की ड्यूटी है इसे इंटरप्रेट, इसकी व्याख्या करना है, इसका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करे। और लागू कौन करे? लागू के लिए अलग अथॉरिटीज़ हैं, एक्सिक्यूशन के लिए अलग अथॉरिटीज़ हैं, एक्सिक्यूटिव अथॉरिटीज़। मेनली विधानसभा ने, ये संसद ने एक नियम बनाया, उस नियम के ऊपर चर्चा हुई और बना के रख दिया। अब नियम अच्छा है या बुरा है, नियमों के तहत फैसला देने का जो ड्यूटी है वो और जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन अच्छी देनी है, और एक्सिक्यूटिव जो बॉडीज़ है उसको ये अप्लाई करना है। मेन ये है। क्यों? क्योंकि इसका लेजिस्लेशन बनाया गया है, और इसका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन मीन्स कि नेचुरल जस्टिस। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का अर्थ है कि लॉ जब बनता है, बनते के साथ ही अप्लाई नहीं हो जाता। ये इसके लिए पहले ये बताया जाता है कि इस डेट से इसका लिखित रूप में होगा, और ये डिक्लेयर किया जाएगा कि भाई अब ऐसा होगा, अखबार में दिया जाएगा, पब्लिकेशन किया जाएगा, कहीं भी उसको बताया जाएगा भाई अब ये ऐसा हो रहा है। इसके आगे यदि कोई बात होती है इसके आगे, तो ये रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है? और ये सुपीरियर होता है फॉर्म में। अब फॉर्म में कैसे सुपीरियर होता है भाई? फॉर्म में ऐसे सुपीरियर होता है कि इससे बढ़कर कोई नहीं है। यदि कहीं पे लेजिस्लेशन है और प्रेसिडेंट है और कस्टम है, तो लेजिस्लेशन की बात मानी जाएगी, यानी जो लिखित रूप में है, यानी जो विधानसभा ने या संसद ने बनाया वो ही माना जाएगा, रैदर देन प्रेसिडेंट और कस्टम। क्या होता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट है जो पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग। पहले हुआ था का क्या मतलब है ये देखते हैं। जो पहले हुआ था यानी प्रेसिडेंट, ये जैसे कि एक जैसा कोई मैटर है, एक जैसा कोई मुकदमा है, ये समस्या है, उन समस्याओं को एक
उस समस्या में क्या फैसला दिया गया था उसके अकॉर्डिंग अगली आने वाली समस्याओं में फैसला दिया जाएगा। तो क्या ये बेटर है? बेटर भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि जैसे इंग्लैंड का कानून है वो आमतौर पर प्रेसिडेंट से चलता है कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा होगा, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से है। तो जैसे कोई फैसला आया, हमारे यहाँ तो लेजिस्लेशन, हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो लिखा है हर कानून, हमारे यहाँ उसकी सज़ा भी है। तो लेकिन हर जगह ऐसा नहीं। तो जिन जगहों में सज़ा लिखित रूप में नहीं है या संविधान लिखित रूप में नहीं, लॉ लिखित रूप में नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट से दी जाती हैं सारी चीज़ें, प्रेसिडेंट से हल किया जाता है। इंग्लैंड में नहीं है तो, या अमेरिका में है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो प्रेसिडेंट, हाँ इस तरीके के मामले में ऐसा हुआ था तो अब ऐसा किया जाएगा, ऐसा है। पर कोई अगर जो फैसला दे रहा है तो उसके अंदर से दो बातें आ सकती हैं। जैसे या तो अथॉरिटेटिव यानी जो फैसला दिया गया, या परसुएसिव वैल्यू मतलब अगर कोई अथॉरिटी है या जज है या कोई भी फैसला करने वाला है, वो दो बातें निकालता है कि हाँ यार ये ऐसा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये फैसला दिया जाता है। पर एक ऐसा भी उसके अंदर लिखता है, यदि ऐसा किया गया होता तो ऐसा नहीं होता और समाज में ऐसा किया जाना चाहिए, वो होती है परसुएसिव वैल्यू। और जो जिस ऊपर उसका मेन फोकस होता है अथॉरिटेटिव, यानी ये सैद्धांतिक बात होती है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और ये मेन पॉइंट होता है। तो जैसे कि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होता है, जैसे इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो इंग्लैंड में मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑफ इंडिया का भारत के अन्य कोर्टों पर मान्य होगा, हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट्स पे मान्य होगा। और पर परसुएसिव वैल्यू क्या होती है? परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है जैसे अभी जो बाध्य नहीं है जिसको मानने के लिए। जैसे अभी एक दो दिन पहले ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई डिसीजन था जेंडर इक्वलिटी पे, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसी अनुसार उसने फैसला दिया है, उसकी हेल्प ली है। तो वो पाकिस्तान के लिए परसुएसिव प्रेसिडेंट है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ले, पर वो ले सकती है, अपनी हेल्प उससे ले सकती है। तो इसे कहते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। अब पर हम प्रेसिडेंट को तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब सबके यहाँ तो एक जैसे नियम है नहीं, पाकिस्तान भारत का लगभग एक जैसे नियम था, इसलिए उन्होंने हेल्प ले ली। पर पाकिस्तान इंग्लैंड का एक जैसा तो नहीं है, तो इसलिए भारत नहीं भी ले सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का रूल नहीं था, हमने इंग्लैंड से ले लिया, हालांकि हमारे वहाँ जैसा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंस थी। एक हमारे यहाँ रूल नहीं था तो हमने देखा कहाँ है और कहाँ से अच्छा हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। पर हर बार तो अच्छा नहीं हो सकता, तो इसे रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके 6 ग्राउंड्स हैं। जैसे ओवर रूलिंग ऑफ डिसीजंस, एब्रोगेशन, यानी हमारे यहाँ जो फैसला है उसका ओवर रूल किया जा रहा है, तो हम वहाँ की क्यों माने, हमारे यहाँ के फैसलों की उसकी मानेंगे। या उसका ग्राउंड कुछ और हो और हमारा ग्राउंड कुछ और चल रहा हो, उनके यहाँ और कोई वैल्यूज़ हों और कोई फैक्ट्स हों, हमारे यहाँ कोई अन्य फैक्ट हो, तो हम उस पर नहीं लेंगे। और हमारे यहाँ स्टैचूस है, यानी कानून है लिखित रूप में, उनके यहाँ नहीं है, उन्होंने दे दिया, तो क्या हमारे यहाँ जो लिखित कानून है हम उसके अकॉर्डिंग देंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस संबंध में कोई डिसीजन दी हुई है, हम उसकी वैल्यू लेंगे, हम उसकी इंपॉर्टेंस लेंगे, सहायता लेंगे। हम वहाँ से क्यों जाएंगे? यानी दूसरे की मदद नहीं ले सकते। और या ऐसा कोई फैसला जो वहाँ से फुल्ली डिसाइड ना हो, फुल्ली आर्ग्यूड ना हुआ, जो मेरिट पे डिसाइड ना हुआ हो, यानी फैसला ठीक ना हो, पूरी बात सुने भी ना हुआ हो, या गलत फैसला हुआ हो, तो वो भी हम नहीं मानेंगे। हम वही मानेंगे जहाँ हमारी उसकी वैल्यूज़ है, सारा नहीं मानेंगे। तीसरा जो मेन है पार्ट, वो है कस्टम। कस्टम क्या है? कस्टम आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत ही लंबे समय से चले आ रहे हो, कस्टम एंड यूजेस सुना होगा। पर क्या हमारे देश में सभी कस्टम लॉ की फॉर्म में है क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए।
कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें नियम दिए गए हैं, ये मैरिज के लिए शर्तें, ये शर्तें, ये शर्तें, और उसमें अंदर ये भी लिखता है सेक्शन 29 में भी और भी कई जगह है, वो कहता है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो ये बताता है कि हमारे यहाँ ऐसा कस्टम है और वो बड़े लंबे टाइम से चल रहा है, फुल्ली चल रहा है, वो यादगार, पता ही नहीं कब से बाप दादा से चल रहा है वो सिस्टम, तो उनके यहाँ उस प्रकार की मैरिज अलाउड है, उस प्रकार की मैरिज वैलिड, उस प्रकार की मैरिज की फुल्ली वैलिडिटी होगी, लॉफुल है। यानी उनके ग्रुप में कस्टम में चल रहा था, जैसे किसी के यहाँ पे सिर्फ मंगलसूत्र बांधने से विवाह हो जाता है, पर आम तौर पे 7 फेरे लेने पर विवाह होता है। तो अगर कोई ये दिखाता है मेरे यहाँ ऐसा है, तो वो उसके यहाँ का लॉ है, उसके यहाँ का नियम बन जाता है। पर इसके लिए शर्तें हैं, एक ऐसा नहीं कोई भी कह दे मेरे यहाँ ये कस्टम है, उसको ये बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी। क्या? इमेमोरेबल टाइम से, यानी पता नहीं कितने लंबे समय से चल रहा है, उसको खुद को नहीं पता, बाप दादा के दादा, दादा के दादा से फॉलो हो रहा है, और लगातार हो, यानी उसकी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, उसकी फैमिली में होता ही रहता हो इस प्रकार से, या इस प्रकार से लॉ होता रहता हो, वहाँ माना जाता हो। एन्जॉयमेंट एज ऑफ राइट, जो उस रूल को जो बन रहा है वो एक अधिकार के रूप में शक्ल ले चुका हो, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके फेवर में जाना चाहिए, जी हमारे यहाँ एक कस्टम था इसलिए मुझे मिली ऐसी चीज़, तो वो भी लॉ माना जाएगा। सर्टेनिटी हो, बिल्कुल सुनिश्चित हो, हेरा फेरी एक्सेप्शन के ज़्यादा गुंजाइश ना हो। रिजनेबल हो, ऐसी रिजनेबिलिटी होनी, और रिजनेबल हो यानी कोई तार्किक हो, लॉजिक हो, ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कह दिया कि भाई हम अपने हाथ पे ब्लेड मार के अपने रिलीजन का नाम लिखते हैं या अपने जाति का नाम लिखते हैं, या इस तरीके से ना हो। और जनरल लॉ है, स्टैट्यूट लॉ है, उनसे बिल्कुल साम्यता रखता हो, उनके अगेंस्ट ना जाए। एक्चुअली लॉ नैतिकता और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाए, तो वो भी वैलिड कस्टम में काउंट होता है। और अदर कस्टम है जो चल रहे हैं उनसे साम्यता रखता हो, यानी उनसे कॉम्पेटिबिलिटी रखता हो, तो वो कस्टम के रूप में वैलिडिटी उसकी मानी जाएगी, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाती। चलिए, अभी तक मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बताई, ये बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं है, और एक प्रयास किया गया है कि छोटे शब्दों में थोड़े समय में आप ये सब जान सकें क्या है। एक शुरुआती है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सा हिस्सा है, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, BA-LLB के एग्ज़ाम के लिए, जुडिशली एग्ज़ाम के लिए या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है, अच्छा है, और इसको देखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। यदि ऐसा लगेगा, ऐसा आपको महसूस होता है इफ़ेक्टिव है, तो मुझे इस बारे में मैसेज ज़रूर करें। शुक्रिया।